हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिज़नेस लॉ के अंदर करेंगे ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑफ़र का मतलब क्या होता है। जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या एग्रीमेंट करते हैं तो उसकी जो फॉर्मेशन होती है ऑफ़र से ही होती है। ऑफ़र हमें मतलब एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी को ऑफ़र देती है, दूसरी पार्टी उसको विलिंगली एक्सेप्ट करती है। और ऑफ़र जो होती है, जब जो पार्टी ऑफ़र देती है उसको हम ऑफ़र कहते हैं, और जिस पार्टी को ऑफ़र दी जाती है उसको हम ऑफरी कहते हैं। सेक्शन 2A डिफाइंस व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence। जब एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी को ऑफ़र देती है कि आप ये काम कर दो या आपने ये काम नहीं करना, और वहाँ पे उसकी इंटेंशन होती है दूसरी पार्टी की कंसेंट लेने के लिए, तो हम उसको ऑफ़र कहते हैं। ऑफ़र का मतलब जो होता है यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। विलिंगनेस टू डू का मतलब होता है कि जैसे सपोज कर लो ए ने अपनी पिक्चर पेंट करानी है, बी के पास जाता है, वो बी को ऑफ़र देता है कि आप 100 रुपीज़ ले लो और मेरी पिक्चर पेंट कर दो। यहाँ पे टू डू द पेंटिंग। और नॉट टू डू समथिंग का मतलब होता है कि जैसे क्रेडिटर जो है, जब डेटर जो है राइट टाइम पे पैसे नहीं चुकाते तो क्रेडिटर कोर्ट में जाना चाहते हैं, तो डेटर जो है उनके साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं, कहते हैं हम पेनल्टी देने को तैयार हैं या इंटरेस्ट ज़्यादा रेट पे देने को तैयार हैं। तो वहाँ पे कि अगर हम आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करते हैं तो आप प्लीज़ कोर्ट में ना जाइए। नॉट टू डू समथिंग। और ऑफ़र जो होती है हमेशा दूसरी पार्टी को की जाती है। यहाँ पे जो ऑफ़र दी जाती है उसमें होता है कि हमने दूसरी पार्टी की कंसेंट चाहिए टू डू सच एक्ट और एब्सटिनेंस। उसके बाद ऑफ़र जो होती है एक्सप्रेस होती है या इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस का होता है जहाँ पे हम क्लियर शब्दों के अंदर दूसरी पार्टी को ऑफ़र देते हैं। ये रिटन फॉर्म में भी हो सकती है, ऑरल फॉर्म के अंदर भी हो सकती है। इम्प्लाइड ऑफ़र जो होती है सराउंडिंग से गैदर होती है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके स्टूल पे बैठ जाते हैं, तो नेचुरली इसका मतलब होता है कि हम डॉक्टर को ऑफ़र दे रहे हैं कि वो हमारा ट्रीटमेंट करें। और ऑफ़र जो है एक स्पेसिफिक पर्सन को भी की जा सकती है, स्पेसिफिक बॉडी ऑफ पर्सन को भी की जाती है, और जनरल लोगों को भी की जा सकती है। जब ऑफ़र जो है स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक पर्सन्स को की जाती है तो वो स्पेसिफिक पर्सन ही उसको ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं उसको एक्सेप्ट कर सकता। और पब्लिक को जब हम करते हैं तो उसके अंदर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी करके उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे इसके अंदर बहुत ही फेमस केस था कार्लल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, जिसके अंदर कंपनी कहती है कि आप हमारी स्मोक बॉल्स यूज़ कीजिए, और अगर आप हमारी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर यूज़ करते हो, अगर आपको इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो हम आपको 100 पाउंड कंपनसेशन देंगे। तो इसके अंदर एक लेडी कार्लल होती है, वो उस बॉल्स को यूज़ करती है, दी गई प्रिस्क्रिप्शन के बावजूद भी उसको इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तो कोर्ट कहती है कि वो ये जनरल ऑफ़र की गई थी, कार्ल ने कंडीशन सेटिस्फाई की है, उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। ऑफ़र जो होती है इनविटेशन टू ऑफ़र से बिल्कुल डिफरेंट होती है। इनविटेशन टू ऑफ़र होता है जैसे इनविटेशन सेल का है, ऑक्शन का है, या जहाँ पे सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट की गई है कि वहाँ पे फ़लानी डेज़ को सेल लगेगी, या हम किसी से पूछते हैं इसका प्राइस क्या है, या एक प्रॉस्पेक्टस है जो लोगों को इन्वाइट करता है कि उनके शेयर खरीदो, तो ये ऑफ़र से डिफरेंट होते हैं, इनको हम ऑफ़र नहीं मान सकते। और जो एक वैलिड ऑफ़र है उसके ये एसेंशियल्स होने चाहिए कि जब भी एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफ़र देती है तो वहाँ पे उसकी इंटेंशन होती है लीगल रिलेशन में एंटर करने की। जैसे बालोफर वर्सेस बालोफर केस है। जैसे बालोफर जो है सेलोन में चले जाते हैं, वो कहते हैं कि उनकी वाइफ वहाँ पे नहीं जा पाती, तो वो कहते हैं कि अपनी वाइफ को हर महीने कुछ पैसे भेजेंगे, तो वो एक एग्रीमेंट करते हैं और अपने लॉकर में रख लेते हैं। उसके बाद वो पैसे नहीं भेजते तो वाइफ कोर्ट में चली जाती है, तो कोर्ट ये डिसाइड करते हैं कि ये एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, यहाँ पे इंटेंशन नहीं थी लीगल रिलेशंस की। ऑफ़र जो होनी चाहिए सर्टन होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए, वेग नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी को कहते हैं कि मैं आपका घर किराए पे ले लूँगा अगर वो प्रॉपरली डेकोरेटेड है, तो यहाँ पे ऑफ़र की टर्म जो है वेग है, क्लियर नहीं है, वो स्पष्ट होनी चाहिए, अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए। ऑफ़र जो है इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ये नहीं है कि हम ऑफ़र नेचुरली अगर हमने उसको बताया ही नहीं है तो वो एक्सेप्ट क्या करेगा। अगर हमने चिट्ठी पोस्ट ही नहीं की जिसके अंदर हमने किसी पार्टी को ऑफ़र दी थी, तो ऑफ़र की कम्युनिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे लालवंत शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस है, इसके अंदर एक बंदे का नेफ्यू खो जाता है, वो अपने सर्वेंट को भेजता है, सर्वेंट को भेजने के बाद वो अनाउंस करता है कि वो प्राइज़ देगा जो भी उसकी मिसिंग नेफ्यू के बारे में इंफॉर्मेशन लाएगा,
और जो सर्वेंट होता है उसके मिसिंग नेफ्यू को ढूंढ लाता है, लेकिन वो वहाँ पे प्राइस क्लेम करता है। कोर्ट कहते हैं कि वो प्राइस क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑफ़र जो है उसको कम्युनिकेटेड नहीं थी। फिर उसके बाद है कि ऑफ़र सर्टेन कंडीशन के साथ भी हो सकती है, और अगर कुछ कंडीशंस लगी हुई हैं तो वो कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा। जैसे हम कोई रेलवे टिकट परचेज़ करते हैं, अगर कोई बंदा अनएजुकेटेड है, ब्लाइंड है, या उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है, या वो कंडीशंस उस पर लिखा होता है सीधा कंडीशंस अगर वो नहीं देखता, जैसे एक बंदे ने रेलवे की टिकट खरीदी है, उस पर लिखा हुआ था सीधा कंडीशंस बैक कि अगर कोई पर्सनल इंजरी होती है रेलवे ट्रैवलिंग के दौरान तो उसके लिए रेलवे कंपनी लायबल नहीं है। पार्टी को इंजरी हो जाती है तो रेलवे से वो क्लेम नहीं ले सकता। ऑफ़र के अंदर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर आप ये नहीं करोगे तो ऑफ़र जो है एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर जैसे कोई पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफ़र देती है कि अगर आप मंडे तक जवाब नहीं दोगे तो मैं मान लूँगा कि ये ऑफ़र एक्सेप्ट होगी, ऐसी कुछ भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो है ऑफ़र जो है इनविटेशन टू ऑफ़र नहीं होना चाहिए। और स्टैंडिंग या ओपन ऑफ़र का मतलब होता है कि जैसे गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो टेंडर्स मंगवाती हैं, जब वो टेंडर्स मंगवाती हैं तो वो इनविटेशन टू ऑफ़र होता है। जब पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है तब वो ऑफ़र होती है। अगर किसी ने मतलब लोगों के साथ ऐसे स्टैंडिंग ऑफ़र की हुई है तो वहाँ पे एक्चुअल ऑफ़र तभी होती है जब वो ऑर्डर प्लेस करते हैं। काउंटर ऑफ़र का मतलब होता है कि जैसे हाइड वर्सेस रेंच के केस था। हाइड ने रेंच को ऑफ़र दी कि आप मेरी जो प्रॉपर्टी है उसको 1000 पाउंड में ख़रीद लीजिए, लेकिन रेंच कहता है कि मैं उसको 950 में ख़रीदूँगा। यहाँ पे हमने उसको काउंटर ऑफ़र दे दी, फिर रेंच कहता है कोई बात नहीं मैं 1000 में ख़रीद लूँगा। उसके बाद वो कोर्ट में चला जाता है, लेकिन कोर्ट कहते हैं कि ये काउंटर ऑफ़र थी, यहाँ पे ओरिजिनल ऑफ़र को आपने रिजेक्ट कर दिया, अब ये ऑफ़र की परफॉर्मेंस नहीं होगी। क्रॉस ऑफ़र के अंदर क्या होता है कि जब दोनों पार्टी जो है एक दूसरे को एक जैसी ऑफ़र देती हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है। जैसे ए कहता है कि मैं आपकी प्रॉपर्टी 1000 पाउंड में ख़रीद लूँगा, और उसको नहीं बी जो है उसको ऑफ़र देता है कि मैं आपकी प्रॉपर्टी 1000 पाउंड में परचेज़ कर लूँगा। एक पार्टी कहते हैं कि मेरी 1000 में मैं आपको सेल कर दूंगा, दूसरी पार्टी कहते हैं मैं 1000 में परचेज़ कर लूँगा, लेकिन दोनों को नहीं पता होता तो ये क्रॉस ऑफ़र होती है, ये भी वैलिड नहीं है। उसके बाद है कि कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन, जिसके अंदर क्या है कि अगर कुछ कंडीशंस हैं तो वो कम्युनिकेटेड होनी चाहिए। जैसे इसके अंदर भी क्या है कि पी जो है अपना बैग जो है क्लॉक रूम के अंदर डिपॉजिट करता है, वहाँ पे लिखा होता है कि कंपनी जो है उसकी टिकट की बैग पे लिखा होता है कि सीधा कंडीशंस बैग कि अगर आपका पैकेज खो जाता है तो कंपनी जो है आपको 10 पाउंड जो है प्रोवाइड करेगी। उसका बैग खो जाता है उसको 24 पाउंड का नुकसान होता है, तो कंपनी जो है जो स्पेशल कंडीशन में लिखा हुआ था वो 10 पाउंड का कंपनसेशन ही उसको प्रोवाइड करेगी। और जो स्पेशल कंडीशंस हैं एट द टाइम ऑफ जब ऑफ़र करते हैं तभी कम्युनिकेटेड होनी चाहिए। ये नहीं है कि जब वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके बाद उनको वो प्रोवाइड करनी है। ऑफ़र जो होती है रीज़नेबल टाइम पीरियड के अंदर एक्सेप्ट हो जानी चाहिए। अगर रीज़नेबल टाइम पीरियड के अंदर एक्सेप्ट नहीं होती तो ये लैप्स भी हो सकती है। अगर हम टर्म्स एंड कंडीशंस को कंप्लाई नहीं करते तो ये भी लैप्स हो सकती है। अगर हम काउंटर ऑफ़र देते हैं या क्रॉस ऑफ़र देते हैं तो भी ये लैप्स हो जाती हैं।